बॉर मॉडल में किसके बाद आया था ये मॉडल? रदरफोर्ड के बाद आया था। क्या प्रॉब्लम थी रदरफोर्ड के मॉडल की? रदरफोर्ड जब ये एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स, तब तक सही था। रदरफोर्ड ने बोला कि जी अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स हैं, कहानी सही थी। रदरफोर्ड ने बोला आपके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स थे, अभी तक भी कहानी सही थी। फिर रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं, किसमें? डिफरेंट ऑर्बिट्स में। और इसके बाद वो एक्सप्लेनेशन देने में फेल हो गया। क्यों हो गया एक्सप्लेनेशन देने में फेल? जब हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो वहां एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि वेव्स तब जनरेट होती हैं जब कोई चार्ज पार्टिकल आपका एसेलरेट होता है। एसेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल क्या जनरेट करता है? ईएम वेव रेडिएट करता है। क्लियर? तो जब मेरे पास चार्ज पार्टिकल विच इज अ इलेक्ट्रॉन वो ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उसके ऊपर कौन सा एसेलरेशन काम कर रहा है? सेंट्रीपिटल एसेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एसेलरेशन काम करेगा तो उसको एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए, और एनर्जी रेडिएट करेगा तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होगी। कम होगी तो वो धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास आएगा, और किस पे आके गिर जाएगा? न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। और यहाँ रदरफोर्ड का मॉडल फेल हुआ। तो यहीं पे मॉडल किसका आ गया? बॉर का। और बॉर ने कुछ पॉस्टुलेट्स दी, जिसके रिगार्डिंग उन्होंने पहली पॉस्टुलेट दी कि जो एक एटम है उसका जो सेंट्रल कोर है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, उसमें क्या एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास? आपके पास पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, और सारा मास भी हमारा कहाँ एग्जिस्ट करता है? आपके न्यूक्लियस में ही एटम का मास एग्जिस्ट करता है। दो न्यूक्लियस के बाहर कौन है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इलेक्ट्रॉन्स के मास और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के मास में एक मेजर डिफरेंस नजर आता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? तो आप इलेक्ट्रॉन के मास की बात करोगे, दैट इज 9.1 10⁻³ kg। फैक्टर पे ध्यान देना। और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, और कितना होता है? 1.67 10⁻27 kg। ठीक है, ध्यान से समझो। फैक्टर में बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। 10⁻, कितना डिफरेंस आ रहा है? 5 का डिफरेंस आ रहा है, 4 का। ठीक है, तो मतलब मेरे पास इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो अप्रोक्सीमेटली, वो प्रोटॉन का मास जो है अप्रोक्सीमेटली 10,000, ओ सॉरी, हाँ ठीक है, 10,000 टाइम्स है किसका? इलेक्ट्रॉन के मास का। तो ओवरऑल मास बहुत कम है। तो इसीलिए उसने क्या बोल दिया कि जो सारा मास है वो किसके अंदर है? आपके पास एटम के सेंटर पे ही एग्जिस्ट करता है। तो ये तो रदरफोर्ड ने भी बोला था, इसमें कुछ नया नहीं बोला इसने कहा सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग एज मच एज नेगेटिव चार्ज एज पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट। क्या ये बात रदरफोर्ड ने नहीं बोली थी? बिल्कुल बोली थी। The centripetal force required for the revolution is provided by the electrostatic force of attraction between the electrons and nucleus। उसने कहा जी घूमने के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कहाँ से आएगा? उसने कहा जो उन दोनों के बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करता है, वहां से हम रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ओके, तो ये पहली पॉस्टुलेट थी आपकी रदरफोर्ड की, ओके सॉरी बॉर की। फिर बॉर अपनी दूसरी पॉस्टुलेट लेके आया, जहां उसने ये बात एक्सप्लेन कर दी कि क्यों मेरे पास घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या नहीं होती? रेडिएट नहीं होती। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन बस उन्हीं ऑर्बिट्स में घूम सकता है स्टेबली जिसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा? mvr, दैट इज इक्वल टू nh/2π। उसने कहा अगर इन ऑर्बिट्स में घूमेगा तो जो रेडिएटिंग एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी। उसने अपने एक्सपेरिमेंट से इस बात को प्रूव कर दिया। दैट मीन्स अपनी मर्जी से हम कोई भी रेडियस की ऑर्बिट जनरेट नहीं कर सकते। स्पेसिफिक ऑर्बिट्स एग्जिस्ट करती हैं। उन ऑर्बिट्स को हमने क्या बोला बाद में? बॉर ने क्या बोल दिया? उन्हीं को बोला उसने, शेल्स का नाम दिया KLMN, और हर एक शेल को एक नंबर असाइन कर दिया 1 2 3 4, और उस नंबर को हमने क्या नाम दिया? क्वांटम नंबर। तो यहां जो n है इट इज द क्वांटम नंबर।
ठीक है, ये चीज समझ आई। फिर से मैं बता रहा हूं, पहले केस में हमने बस यहां से यहां तक की कहानी तो कहां से कॉपी हुई थी, रदरफोर्ड से। ये पॉइंट इसने कुछ नया बोला था, राइट। और इस पॉइंट को अगर हम मैथमेटिकली कंक्लूड करें तो क्या बनता है, ये मेरा न्यूक्लियस हो गया, ये मेरा एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके अराउंड, ठीक है। घूम रहा होगा तो कुछ ना कुछ स्पीड होगी, कोई ना कोई रेडियस होगी, और इसका कुछ ना कुछ मास होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एम वी क्या कहता है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाय आर। किसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, इलेक्ट्रॉन के मास के लिए, एम ई वी स्क्वायर बाय आर। दैट विल बी गिवन बाय द सेंट्रीपिटल पुल, दैट विल बी गिवन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल ऑफ न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल कैसे निकलेगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, कूलम्स लॉ से निकलेगा। के Q1, इस पे चार्ज कितना है E, यहां पे चार्ज कितना है ZE, Z इज द एटॉमिक नंबर, और E हमारे पास प्रोटॉन का चार्ज आ गया, ZE बाय आर स्क्वायर। ये हमने पहली पोस्टुलेट को मैथमेटिकली कन्वर्ट कर लिया। फिर दूसरी पोस्टुलेट में हमने मैथमेटिकली क्या देखा कि जो MVR है वो किसके इक्वल है, NH/2π के। और ये दो हमारे पास मेन कंक्लूजन थे किसके, बोहर के मॉडल के। इतना क्लियर होता है। पहला कंक्लूजन क्या दिया बोहर ने, उससे पहले जो छोटी सी कहानी लिखनी है वो रदरफोर्ड की कहानी है। दूसरा कंक्लूजन क्या दिया कि इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट्स में स्टेबली घूमेगा, उस ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम H/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा लास्ट पोस्टुलेट बोहर ने क्या दी कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप लगाता है तो वो एनर्जी गेन करके जाता है, और जब वापस आता है तो एनर्जी रेडिएट करता है, ठीक है। लेटस से इस ऑर्बिट में जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास थी वो E1 थी, और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी थी, E2 थी। या तो वो एनर्जी को गेन करेगा या एनर्जी को रेडिएट करेगा। तो रेडिएटेड एनर्जी या गेन्ड एनर्जी, दोनों के लिए बात कर रहा है। रेडिएटेड एनर्जी और गेन्ड एनर्जी will be equal to E2 माइनस कितनी एनर्जी गेन चेक करके जाएगा, इन दोनों एनर्जी स्टेट्स के बीच जो एनर्जी डिफरेंस है। कितनी रेडिएट करेगा, जो एनर्जी डिफरेंस के इक्वल एनर्जी रेडिएट भी करेगा। तो ये तीन पोस्टुलेट दी, पेपर के अंदर लिखने को आता है राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल, ठीक है। या क्वेश्चन पूछेगा एक्सप्लेन द बोहर मॉडल, उसमें भी पोस्टुलेट ही लिखनी है। क्लियर, बात समझ आ गई। पोस्टुलेट्स क्या होती हैं, जिनको मैथमेटिकली प्रूव नहीं किया गया, जिनको हम प्रैक्टिकल के साथ सपोर्ट कर रहे हैं बस, दे आर नॉट मैथमेटिकल प्रूवन। हाँ, प्रैक्टिकल से सपोर्ट कर दिया गया है। हाँ, मेरा स्टेटमेंट 100% सही है। इतना क्लियर हो गया बच्चा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और क्या कहता है, अब इसमें कैलकुलेशन आती है रेडियस ऑफ बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट, या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट, या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। ये आपके पास तीन डेरिवेशन यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो तीनों डेरिवेशन में डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लो। पहला, कोई भी डेरिवेशन आएगा तो पहली दो पोस्टुलेट से आप रिजल्ट्स लिखोगे। पहले क्या है, पहला डेरिवेशन क्या था, याद है तुम लोगों को, पहला आउटपुट क्या निकला था, एम ई वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर।
दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट एंड सेकेंड रिजल्ट जो सेकेंड पॉस्टुलेट से आया था एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो हमारे पास ये दो रिजल्ट्स हैं, इन्हीं दो रिजल्ट से मुझे तीनों डेरिवेशन निकालना है। क्लियर? पहले डेरिवेशन की बात करते हैं। क्या चाहिए मुझे? रेडियस चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से v निकाल के इसमें पुट कर दो, आंसर रेडियस की फॉर्म में आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 से हमने क्या किया, v निकाल लिया। v किसके इक्वल हो जाएगा, एन एच अपॉन 2 पाई आर एम ई। बोलो बच्चा पार्टी, कोई डाउट? इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 एम ई। देखो ये एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से मैं कैंसिल कर देता हूँ। वी स्क्वायर मतलब इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एम ई इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर। बोलो बच्चा पार्टी, कोई डाउट यहाँ तक? अब इसमें से मुझे कैलकुलेट क्या करना है, एम ई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। आर कैलकुलेशन करनी है, देयरफॉर आर विल बी, आर को उठा के इधर ले जाओ, इस फैक्टर को उठा के इधर ले आओ, तो बनेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर। और कुछ तो नहीं बचा बच्चा? ओके, तो रेडियस का एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। अब इसमें फैक्टर्स पे ध्यान देते हैं कि क्या क्या चीज़ें कभी चेंज नहीं होगी। एन चेंज नहीं होगा, हो सकता है, ऑर्बिट चेंज हो सकती है, क्या चेंज नहीं होगा, ऊपर से प्लैंक कांस्टेंट। डिवाइड बाय 4 पाई कभी चेंज नहीं होगा, के चेंज नहीं होगा, ई स्क्वायर चेंज नहीं होगा। तो चेंज क्या हो सकता है, या तो एन स्क्वायर चेंज होगा, एन चेंज होगा, या जेड चेंज होगा। ये जो फैक्टर है, अगर इसको हम पूरी वैल्यू पुटअप कर दें तो आंसर कितना निकलता है, 0.522 आता है, तो 5.1 आता है, एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा। ठीक है, तो ये रेडियस तुम्हारे पास आ जाएगी 0.51 टाइम्स एन स्क्वायर बाय जेड। एक बार फैक्टर में चेक करके बता दूंगा तुम लोगों को क्या बनता है यहाँ पे, या 5-6 बनता है, कुछ ऐसा ही है, एक बार देखना पड़ेगा, रुको। ये रेडियस बन गई। रेडियस को ध्यान से देखो, एन मतलब नंबर ऑफ शेल के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो अगर मैं ऑर्बिट्स के लिए, डिफरेंट ऑर्बिट्स की रेडियस का रेशियो निकालूं, R1 रेशियो, R2 रेशियो, R3 रेशियो, R4, क्या आंसर बनेगा, 1 रेशियो। 2 के केस में 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 के केस में 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा। देन तो यार इस बात को भी समझो, अगर पहली रेडियस 1 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो अगली रेडियस कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, 4 मीटर पे। उससे अगली रेडियस कितनी डिस्टेंस पे बनेगी। तो ऐसा भी नहीं है कि इन दोनों के बीच डिस्टेंस सेम है, अगली रेडियस और उससे अगली रेडियस के बीच में डिस्टेंस सेम नहीं है। तो ऑर्बिट्स के बीच का डिस्टेंस सेम नहीं होता। जितने हम क्लोज रहेंगे आपके न्यूक्लियस के, उतनी हमारी ऑर्बिट्स पास होती हैं, जैसे जैसे दूर जाते हैं उनके डिस्टेंस भी बीच में बढ़ता जाता है। इतना क्लियर हो गया? ओके, ये आया हमारा बोहर, रेडियस ऑफ बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट। इस डेरिवेशन को भी करोगे तो सेम दो कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। पहला, फर्स्ट पोस्टुलेट का आउटपुट, दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। दूसरा, सेकेंड पोस्टुलेट का आउटपुट, विच इज एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन। अब बताओ जरा मुझे ध्यान से देख के, मुझे इसमें से क्या चाहिए इस बार, मुझे v कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से r निकाल के इसमें पुटअप कर देंगे, v निकल आएगा। तो देखो मैंने r यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया और यहाँ से r निकाल लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 हमने r कैलकुलेट किया, एन एच अपॉन 2 पाई एम ई v, यही बनेगा बच्चा। और ये r की वैल्यू हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं।
पुट इन इक्वेशन नंबर 1। पुटअप करेंगे तो ये बनेगा एम ई वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर, डिवाइड में एक आर है, आर की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करते हैं, बनेगा एन एच अपॉन 2 पाई एम ई इंटू वी। अब ये पूरा फैक्टर ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया, एम ई वी स्क्वायर विल बी के जेड ई स्क्वायर बाय एन एच इंटू 2 पाई एम ई इंटू वी। एक v कैंसिल आउट हो जाएगा, एम ई वी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2 पाई के ई स्क्वायर बाय जेड सॉरी h इंटू जेड बाय एन। इस पे ध्यान दो, क्या ये कांस्टेंट है कि नहीं? सारे फैक्टर कांस्टेंट है इसके अंदर भी, पाई भी कांस्टेंट है, के की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻⁹, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है। दैट मीन्स जो v है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है किसके, z के, और इनवर्स प्रोपोर्शन में है n के। जैसे जैसे मैं, अगर मैं स्पीड का रेशियो यहाँ से जनरेट करूँ इन रिस्पेक्ट टू शेल्स, तो v1 रेशियो v2 रेशियो v3 कितना आएगा 1:1/2 रेशियो 1/3, ऐसे चलता जाएगा रेशियो। ठीक है, इज इट क्लियर? बात समझ आती है? तो स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ आया? चेक करके बताऊंगा, अच्छा वैल्यूज मुझे फिलहाल याद नहीं है इसकी। इसके बाद तीसरे की बात करते हैं। अब आता है लास्ट, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बोहर ऑर्बिट में कितनी होती है, तो उस पर भी ध्यान दे लो। ठीक है, अगेन पहले आपको दो ही कॉन्सेप्ट पकड़ लेने हैं। पहला क्या था हमारे पास, एम ई वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू बिल्कुल के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एंड दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था हमारे पास बच्चा, एम ई वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। चलो अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, न्यूक्लियस पे चार्ज है कितना जेड ई, इलेक्ट्रॉन्स के पास कितना चार्ज है बोलो -e। ठीक है, तो जब दो चार्ज एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले तो इनके बीच में है पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस। ओके, के Q1 कितना है ZE, Q2 कितना है -e। जब हम पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो आपके चार्जेस विद साइन जाते हैं, तो आंसर बनेगा -KZE² बाय R। कोई डाउट यहां तक बच्चा? पक्का समझ आता है? अब ये क्योंकि घूम भी रहा है, चलते हुए पार्टिकल के पास कैसी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, तो दूसरी एनर्जी भी है इसके पास, काइनेटिक एनर्जी। वो कितनी होगी? आप बोलोगे सर हाफ MEV²। ओके, यहां से ध्यान दो, MEV² किसके इक्वल आ जाएगा, R से एक R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो MEV² की वैल्यू हो गई KZE² बाय R। तो इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे हाफ KZE² बाय R। थोड़ा ध्यान दो, अगर मैं इसको कंसीडर कर लूं x, तो ये बन गया -x। अब इस पे ध्यान देना, ये कितना हो गया, ये पूरा फैक्टर तो x कंसीडर कर लिया, x को किससे डिवाइड कर रहा हूं, तो ये कितना हो गया x/2। व्हाट अबाउट द टोटल एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है -x, काइनेटिक एनर्जी कितनी है x/2, बचा कितना मेरे पास -x/2। दैट मीन्स टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा -KZE² बाय 2R। बोलो बच्चा पार्टी, यहां तक कोई डाउट? पक्का? ओके, तो यहां से एक इंपॉर्टेंट नोट जनरेट हुआ। नोट क्या जनरेट हुआ उस पर ध्यान देना। जो टोटल एनर्जी है
उसका मैग्नीट्यूड और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड आपस में सेम आ रहा है, बस डिफरेंस किसका है, साइन का। तो आई कैन से कि जो टोटल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट। और जो टोटल एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस वो दिख रहा है, बस पोटेंशियल एनर्जी का हाफ हो रही है। तो आई कैन से कि टोटल एनर्जी है, साइन तो दोनों का नेगेटिव ही है, तो सीधा बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होगी। इज इट क्लियर, बात समझ आती है। फर्दर अगर मैं यहाँ पे आर की वैल्यू रिप्लेस कर दूं जो अभी हमने कैलकुलेट की थी, क्या कैलकुलेट की थी आर की वैल्यू, ये वाला पूरा नहीं पूरा वेक्टर उठा लो, एक बार कॉपी कर लेना कोई एक बच्चा इसको जल्दी से, मुझे चाहिएगा अभी, नोट कर लो बस इसको नोट कर लो, कितना फॉर्मूला है वो ढंग से करिए, हो रखा है, मैं पूछूंगा मुझे बता देना एक बार, ठीक है। तो अगर मुझे टोटल एनर्जी निकालनी है, अगर मुझे टोटल एनर्जी निकालनी है विच इज माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2r, यही है ना। आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास, कौन बोलेगा, कोई एक बच्चा बोल दो। एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई के ई स्क्वायर, ठीक है, इंटू एन स्क्वायर अपॉन, ये मेरे पास आर की वैल्यू तो रिप्लेस कर दी इसके अंदर, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये पूरा फैक्टर कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में, तो माइनस, देखो मल्टीप्लाई होगा तो 2 तो यहीं पे आ जाएगा, के इंटू के क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, साथ में पाई स्क्वायर, ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर ई टू द पावर 4 जेड स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या बचा, एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। अब इस पे भी जरा ध्यान दो, ये जो पूरा फैक्टर है कैसा दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है, दैट मीन्स अगर इसकी वैल्यू देखते हैं तो ये आता है आपके पास माइनस का 13.6, और जैसे ही मैं माइनस 13.6 की बात करता हूं तो मैं एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करता हूं, किस में कैलकुलेट करता हूं, तो यहां पे आप टोटल एनर्जी का एक फॉर्मूला जनरेट करोगे, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और आंसर आपका इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट में आएगा। आपको कन्वर्जन आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल कैसे जाते हैं, से मल्टीप्लाई करके 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके, एंड दैट्स ऑल अबाउट द बोहर मॉडल। क्लियर।